अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोपोज़िशनल लॉजिक। प्रोपोज़िशनल लॉजिक क्या होती है? तो प्रोपोज़िशनल लॉजिक वो सिस्टम है जहां हम ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट को यूज़ करके रीजनिंग करते हैं। ये लॉजिक का वो पार्ट है जहां हम स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं जो या तो ट्रू होती हैं या तो फॉल्स। याद रखना, जो मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ ना कि या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स, तो ऐसी स्टेटमेंट पे ही हम वर्क करते हैं इसमें। तो प्रोपोजिशंस क्या होती हैं, दोबारा से बता देते हैं। ऐसी स्टेटमेंट्स जो क्लियर ट्रुथ वैल्यू हो, जैसे ट्रू या फॉल्स, मतलब उसका कोई ना कोई ट्रुथ है। ट्रुथ नहीं है तो या तो फॉल्स है। ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया भाई 2 + 2 और इसका आंसर होता है 4। तो इसका आंसर आप क्या बोलोगे? या तो बोलोगे ट्रू या तो बोलोगे फॉल्स। यही बोलोगे ना। वैसे ये ट्रू है, लेकिन आप इसका आंसर दे सकते हो ना ट्रू और फॉल्स में। तो ठीक है, ये प्रोपोजिशन है। सेकंड, मैंने आपको बोल दिया कि कराची पाकिस्तान में है, तो आप इसका जवाब दोगे ट्रू है या तो फॉल्स है। वैसे इसका आंसर ट्रू है, लेकिन आप ट्रू और फॉल्स में इसका आंसर दे सकते हो, तो ये प्रोपोजिशन है। कराची श्रीलंका में है, तो आप इसका जवाब क्या दोगे? ट्रू या फॉल्स? तो फॉल्स इसका आंसर हो गया। तो जाहिर सी बात है ये प्रोपोजिशन कहलाएंगी। अब ऐसी स्टेटमेंट जो प्रोपोजिशन नहीं होती, वो भी आपको पता नहीं चाहिए वो कौन कौन सी नहीं होती। तो वो कौन सी स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें या तो कोई ऑर्डर दिया जाए या तो कोई क्वेश्चन हो, इसी तरह की कुछ कुछ। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया क्लोज द डोर, इसका आंसर आप ट्रू या फॉल्स दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो जाहिर सी बात है, दरवाज़ा बंद करो, तो ये एक ऑर्डर है, तो इसका आंसर आप ट्रू या फॉल्स नहीं दे सकते। तो इसका मतलब ये प्रोपोजिशन नहीं है। अब मैंने आपसे पूछा आर यू ऑल राइट, या क्या तुम ठीक हो, तो ये मैंने क्वेश्चन किया, तो इसका आंसर आप ये थोड़ी बोलोगे हाँ ट्रू या फॉल्स। ठीक है। तो ये भी प्रोपोजिशन नहीं है। तो मैंने आपको दो एग्जांपल्स यहीं पे अभी के अभी दे दी। फिर उसके बाद हम उसका बनाते हैं लास्ट में ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल क्या करता है? ट्रुथ टेबल फाइनल रिजल्ट का बिहेवियर दिखाता है हमारे पास। ठीक है। अब आप बोलोगे ट्रुथ टेबल कहाँ से अचानक से आ गया? तो ट्रुथ टेबल बताने से पहले मैं आपको एक दो तीन और बातें बता दूं। देखो, ये PQRST, इसमें हम कहते हैं इसको प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स। और कुछ स्टेटमेंट्स यूज होती है इसमें हमारे पास, जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है? ये एक स्टेटमेंट है ना, रोसेस आर रेड। तो हम इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को एक वेरिएबल के बराबर सपोज कर लेते हैं। ठीक है। वो वेरिएबल मैंने बराबर बराबर ले लिया, पी के ले सकता हूँ मैं। ठीक है। अब जब भी मैं ट्रुथ टेबल बनाऊंगा या पूरे के पूरे स्टेटमेंट में जो भी वर्क करूंगा ना, तो जहां पे पी लिखा हुआ होगा, क्या पी, तो उसका मतलब होगा कि उस जगह पे लिखा हुआ है रोसेस आर रेड। ठीक है। अभी आहिस्ते आहिस्ते जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको और अच्छा समझ में आता जाएगा। अभी तो स्टार्टिंग है, तो अभी तो मुश्किल हो सकती है। मैंने एक और स्टेटमेंट लिख दी, वो स्टेटमेंट थी स्काई इज ब्लू। ठीक है। तो इसको मैंने बराबर ले लिया क्यू के। तो स्काई इज ब्लू। अब जब भी मैं ट्रुथ टेबल बनाऊं या जो भी काम करूं इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट पर, तो जहां भी मुझे क्यू लिखा हुआ मिल गया बीच में, कहीं पे भी क्यू लिखा हुआ, तो उसका मतलब होगा कि स्काई इज ब्लू। उसकी जगह पे लिखा हुआ है स्काई इज ब्लू, बस मैंने उसको एक छोटा करने के लिए लिख दिया क्यू। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए ये जो प्रोफेशनल लॉजिक होती हैं, इनका यूज़ कहाँ होता है। तो इट इज़ यूज्ड इन मैथमेटिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डिजिटल सर्किट्स, डिसीजंस मेकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटाबेस सिस्टम्स। ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों में यूज़ होती हैं। आपको पता होना चाहिए। इसका कंप्यूटर साइंस में तो बहुत बड़ा यूज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अच्छा खासा यूज़ है इसका। तो चलो अब हम इनके बेसिक वेरिएबल्स, मतलब वो सॉरी बेसिक सिंबल्स के बारे में बात करते हैं, ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। देखो, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पी की जो भी वैल्यू है, वो बात की कहानी है। मैं यहाँ पे रफ वर्क में बता देता हूँ। पी का आंसर है ट्रू, टी फॉर ट्रू। और मैंने इसके आगे लगा दिया इस तरह का निगेशन, इसको बोलते हैं निगेशन, जो कि हमने नॉट गेट पढ़ा था ना, NOT नॉट गेट वाला, ये वही है। तो अगर ये इसके पीछे इस तरह सा कुछ निगेशन लग जाए ना, इसको वैसे हम निगेशन भी बोलते हैं और नॉट भी बोल सकते हैं, NOT नॉट। तो ये लग जाए तो इसका मतलब होता है इसका आंसर बदल गया। तो अब इसका आंसर बन जाएगा, अगर ट्रू होगा तो ये बन जाएगा फॉल्स। और ये मैं बात कर रहा हूँ नॉट गेट की। अभी मैं सारे के सारे गेट बताऊंगा बारी बारी, अभी तो आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो अगर आपके पास क्यू फॉल्स था पहले से, तो अब आप खुद उससे बताओ, अगर मैंने इसके पीछे निगेशन लगा दिया इस तरह का, ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल लगा दिया,
कुछ सिंबल्स होते हैं, बेसिक सिंबल्स, तो बताते हैं आपको क्या होते हैं। तो ये लगा दिया, तो इसका मतलब अब जो इसका आंसर बन जाएगा ना नेगेशन क्यू का, ये बन जाएगा ट्रू। ठीक है, हमने पढ़ा था ना जब नॉट गेट पढ़ा था, तो नॉट गेट अगर वन लिखा हुआ होता था तो वन को बना दिया करता था जीरो, और जीरो होता था तो जीरो को बना दिया करता था वन। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू का मतलब होगा जिसमें से अगर आपके पास वहाँ पे वन लिखा होता था ना, तो यहाँ पे वन की जगह पे लिखा हुआ होगा ट्रू, और फॉल्स की जगह पे लिखा हुआ होगा जीरो। ठीक है, ये बात आपको पहले से ही समझ में आ जानी चाहिए। अब हम आगे आगे बढ़ते हैं, तो अब आपको अच्छी तरह से सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो आपको पहले बेसिक सिंबल्स के बारे में बता देता हूँ जो मैंने बताया था। तो नॉट गेट पे अगर हम वर्क करेंगे, तो नॉट गेट का जो सिंबल बनता है वो बनता है इस तरह से। ठीक है, और कहीं कहीं पे इस तरह से भी यूज़ हो रहा होता है नॉट गेट का सिंबल। और खैर अभी तो हम इस पे वर्क करेंगे। एंड गेट भी हो, जाहिर सी बात है, जब नॉट गेट यूज़ हो रहा है तो एंड गेट भी यूज़ हुआ होगा। तो एंड गेट का सिंबल होता है इस तरह से। ठीक है, उसके बाद और गेट का सिंबल होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आता है इफ देन। इफ देन आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, अभी हम आस्ते आस्ते सब पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इफ देन को किस तरह से लिखते हैं, अगर एक स्टेटमेंट मेरे पास लिखी हुई है पी, दूसरी स्टेटमेंट मैंने लिख दी क्यू, तो अब हम वर्क करेंगे पी और क्यू के ऊपर। और पी फॉर था रोसेस आर रेड, क्यू फॉर था स्काई इज ब्लू। तो अगर मेरे पास इस तरह से लिखा हुआ है तो मैं इसको लिखूंगा इस तरह से, पी डैश क्यू। ठीक है, इस डैश का मतलब है, शायद हम इसको इम्प्लाइज भी बोल सकते हैं। ठीक है, और क्यू, तो ये कहलाता है इफ देन का सिंबल। ठीक है, और अगर मैं आपको बोल दूं कि बाई कंडीशनल आ गया अब इसमें, तो बाई कंडीशनल का सिंबल इसी की तरह का ही होता है, बस उसमें आपके पास कुछ इस तरह से बन जाता है, दोनों तरफ एरोस आ जाएंगे। ठीक है, और इस तरह का आ गया तो आप समझ जाना है बाई कंडीशनल की बात हो रही है, और इस तरह का आ गया तो आप समझ जाना है इफ देन स्टेटमेंट की बात हो रही है। तो ये कुछ बेसिक सिंबल्स होते हैं जो मैंने आपको बताया। अब हाँ, एक बच गया, जो होता है जॉर गेट। जॉर गेट आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो जॉर गेट, जॉर गेट को हम लिखते हैं पी, इस तरह से प्लस और सर्कल बना हुआ होता है, और क्यू। ठीक है, और पी फॉर आपको पता है और क्यू फॉर भी आपको पता है, पी फॉर रोजेज आर रेड और क्यू फॉर स्काई इज ब्लू। तो ज़रूरी नहीं है यही स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट कोई और सी भी हो सकती है। तो अब ये जो मैंने स्टेटमेंट ली थी ना, रोसेस आर रेड एंड स्काई इज ब्लू, अगर मैं बोलूँ इसको एंड गेट पे लिखो, तो इसको एंड गेट पे लिखते हैं कैसे हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको अब स्टेटमेंट को ज़रा गेट्स पे लिखना सिखाते हैं किस तरह से लिखते हैं। तो नंबर वन, अगर मैं एंड गेट की बात करूँ तो ये बनेगा रोसेस आर रेड, रोसेस आर रेड, इसका मतलब था पी, एंड स्काई इज ब्लू। अगर आपके पास इस तरह की स्टेटमेंट लिखी हुई आ गई तो आप समझ जाना। ठीक है, कि आपको इसको बदलना है किस तरह से। ये देखो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट बन रही है ये, दूसरी स्टेटमेंट बन रही है ये। तो पहली स्टेटमेंट को आपको पता है मैंने बना दिया था पी, और दूसरी को बना दिया था क्यू। मिडिल में लिखा हुआ है एंड। ठीक है, तो इसको अगर आपको चेंज करना पड़ जाए तो आप इसको किस तरह से चेंज करोगे, इसको आप चेंज करोगे पी और एंड क्यू। ठीक है, पी फॉर डोसेस आर रेड, क्यू फॉर स्काई इज ब्लू। अभी मैं आपको बस जस्ट बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। अभी हम प्रॉपर वे में एंड गेट पढ़ेंगे, फिर और गेट पढ़ेंगे, फिर नॉट गेट पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ते जाएंगे। अभी जब जस्ट मैं आपको स्टेटमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ, उसको कैसे पी बनाते हैं, कैसे क्यू बनाते हैं, तो ये बता रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ इसी स्टेटमेंट को लिखो और गेट में। और गेट में कैसे लिखोगे, तो वो आप लिखोगे रोसेस आर रेड, मिडिल में आ जाएगा और स्काई इज ब्लू। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास कुछ इस तरह से। थर्ड पे आते हैं।
अब आ गया। अब आप बोलोगे नॉट गेट भी तो बताओ। तो देखो, नॉट गेट का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ट्रू लिखा हुआ है तो वो, अगर उस पर नॉट गेट लगा तो वो ट्रू को बना देगा फॉल्स। और यही हमने जब नॉट गेट पहले पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था, अगर वन लिखा हुआ है तो वन को बना देगा जीरो, और अगर जीरो लिखा हुआ है तो जीरो को बना देगा वो वन। ठीक है, ये बातें आपको पता है। ये मैं नॉट गेट की बात बता रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास पी का स्टेटमेंट है, पी का स्टेटमेंट है रोसेस आर रेड, अगर मैं इसके पीछे निगेशन लगा दूं, मतलब नॉट गेट लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा, इसका उलट। इसका उलट क्या होता है रोसेस आर रेड का? रोसेस आर नॉट रेड। यही बनेगा ना, रोसेस आर नॉट रेड, बस, खत्म। या स्काई इज ब्लू, तो क्या बन जाएगा, स्काई इज नॉट ब्लू। समझ गए? इस तरह से अगर मैं इसके पीछे निगेशन लगाऊं तो नॉट गेट। तो लिख के दिखा देते हैं आपको, रोसेस आर नॉट रेड। और ये था, हमने इस स्टेटमेंट को नाम दिया हुआ था, मतलब कि रोसेस आर रेड को, ये नॉट रेड वाला नहीं, रोसेस आर रेड को हमने नाम दिया हुआ था पी। तो पी के पीछे मैंने लगाया ये सिंबल, जिसने मतलब निगेशन, तो जिसने इसको मतलब ये बना नॉट गेट, तो उसने उसको बना दिया आर नॉट। समझ गए? अब फोर लिखते हैं। तो नॉट गेट तक हम पहुंच गए। अब आपने इससे पहले इफ देन नहीं पढ़ा, तो ये स्टेटमेंट में कैसे लिखी हुई आती है? तो अभी समझ लेते हैं स्टेटमेंट में किस तरह से लिखी आती है। स्टेटमेंट में कुछ इस तरह से लिखा आता है, इफ रोसेस आर रेड। इस तरह की कहीं पे भी स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाए तो आप समझ जाना कि यहाँ पे इफ देन लग रहा है। ठीक है, इफ देन लग रहा है। तो रोसेस आर रेड, देन स्काई इज ब्लू। यहाँ पे इफ देन, तो ये स्टेटमेंट क्या था, टी था। ये स्टेटमेंट क्या था, क्यू था। तो क्या बनेगा, अब मैंने आपको पहले ही बताया था, पी इंप्लाइज क्यू। ठीक है, फाइव। बाई कंडीशनल बच गया, तो बाई कंडीशनल भी बना लेते हैं, रोसेस आर रेड इफ एंड ओनली इफ। इसको लिखते हैं इफ एंड ओनली इफ से। ठीक है, याद रखना, बाई कंडीशनल को हम लिखते हैं इफ एंड ओनली इफ से। इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। तो इसका जो सिंबल था इस तरह से था, डबल एरो। आपको बताया था सेम इसी की तरह है, बस यहाँ पे डबल एरो बन जाएंगे। ठीक है, बाई कंडीशन भी बन गया। फिर बस हम लास्ट में ट्रुथ टेबल बना देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। ट्रुथ टेबल क्या करता है, मैंने आपको बताया था, ट्रुथ टेबल फाइनल रिजल्ट का हमारा बिहेवियर दिखाता है, बस और कुछ नहीं करता। अब हम आते हैं एंड गेट पर, जिसका सिंबल था ये। ठीक है, अब स्टेटमेंट आप कोई सी भी ले सकते हो, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अब स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूँ। मैंने स्टेटमेंट पी फॉर ले ली, इट इज रेनिंग। और अब फिर आपको बाद में आगे करवाएंगे क्वेश्चन के एग्जाम में किस तरह से आते हैं इसके क्वेश्चन, या हम किस तरह से इसको समझते हैं, तो आगे आगे चलते जाओ, आपको सब समझ में आता जाएगा। इट इज रेनिंग, आई एम एट होम। अब अगर मैं बोल दूं इसके पीछे आप नेगेशन लगा दो, तो क्या बन जाएगा, इट इज नॉट रेनिंग। ठीक है, मतलब नॉट गेट। तो खैर वो तो बात की कहानी है। अब मैं बोलूंगा इसकी कंबाइन स्टेटमेंट बनाओ, तो भाई चलो कंबाइन स्टेटमेंट बनाते हैं इसकी। कंबाइन स्टेटमेंट बनेगी पी और इसका सिंबल क्यू। पी फॉर था इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। पी पहले आ गया, यहाँ पे पी पहले लिखा हुआ है, पी पहले लिख देंगे, इट इज रेनिंग।
एंड, मिडिल में एंड का सिंबल है ना, तो एंड आएगा एंड, फिर क्यू लिखा हुआ है तो क्यू फॉर आई एम एट होम, आई एम एट होम। अब इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल बनेगा, हमने पी लिया है फर्स्ट वेरिएबल प्रोबेशनल वेरिएबल, सेकंड प्रोबेशनल वेरिएबल लिया है क्यू, तो पी और क्यू पर ही वर्क करेंगे। पी और क्यू तो दो वेरिएबल हैं, तो आपको बताया था टू की पावर एन, दो वेरिएबल है तो टू की पावर टू, टू की पावर टू इज फोर। ठीक है, तो आपके पास जो कॉलम बनेगा फर्स्ट का या सेकंड का, उसमें फोर आएंगी ट्रुथ वैल्यूज। ठीक है, तो जो कि आपको बताया था, हम लगाते थे जीरो जीरो वन वन ऐसे बनाते थे, लेकिन अब हम जीरो जीरो वन वन नहीं बनाएंगे, यहाँ पे बन जाती हैं ट्रू और फॉल्स। तो जीरो फॉर फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, और उसके बाद ट्रू एंड ट्रू, इसी तरह से यहाँ पे फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। ठीक है, अगर आप इसको जीरो जीरो वाले फॉर्म में पढ़ो तो देख लो, जीरो जीरो वन वन यही लिखा होता था ना, जीरो वन जीरो वन ये लिखा हुआ होता था। ठीक है, अब हमें ट्रुथ टेबल बनाना है पी एंड क्यू का, मतलब इस पूरी के पूरी स्टेटमेंट का। तो एंड गेट जब आपने पढ़ा था याद है, एक भी जीरो हो तो हम कहते थे जीरो, और ओनली वन और वन पे आंसर इसका वन आता था, बाकी अगर जीरो डॉट वन आ गया तो इसका भी आंसर जीरो ही होता था। नॉर्मल मल्टीप्लाई करते थे, अगर आपको याद हो तो देख लो आप। तो फॉल्स फॉल्स मतलब जीरो जीरो, तो इट मीन्स ये भी फॉल्स होगा। और इसका एक और शॉर्टकट बता देता हूँ, एंड गेट में एक भी फॉल्स हो तो उसका मतलब होता है फॉल्स आंसर उसका। एक भी फॉल्स आ रहा है, इसमें भी एक भी फॉल्स आ रहा है, और इसमें भी फॉल्स आ रहा है, तो इसमें तो दोनों ही ट्रू हैं, तो इट मीन्स ट्रू, मतलब वन मल्टीप्लाई बाय वन या वन डॉट वन इज वन। ठीक है, तो अब आते हैं हम और गेट की जानिब। और गेट का सिंबल होता है कुछ इस तरह से। दोबारा से मुझे कोई ना कोई पी स्टेटमेंट लेना पड़ेगी, तो स्टेटमेंट बदल रहा हूँ मैं इस दफ़ा स्टेटमेंट में ले रहा हूँ आई विल स्टडी। अभी मैं स्टेटमेंट अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को गिवन दी जाती है। आई विल स्टडी, आई विल वॉच टीवी। अब वही काम करेंगे, इसकी पहले हम बनाएंगे कंबाइन स्टेटमेंट। तो इसकी कंबाइन स्टेटमेंट मेरे पास बनेगी पी और क्यू, ये और का सिंबल था, पी फॉर आ रहा था आई विल स्टडी, आई विल स्टडी, और आई विल वॉच टीवी। ठीक है, मैंने कंबाइन स्टेटमेंट भी बना दी। अब इसका ट्रुथ टेबल बनाना है हमें लास्ट में, एट लास्ट हमें इसका ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। तो ट्रुथ टेबल के लिए सेम वही है, पी क्यू और पी और क्यू, ये पी और क्यू था। और में क्या करते हैं, और में आपको पता है हम नॉर्मल प्लस करते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो तो वन और ज़ीरो में अगर वन और इस तरह से लिखा होता था वन और ज़ीरो में, तो हम इसका आंसर बनाते थे नॉर्मल प्लस लिखते थे। तो मैं मतलब समझाने के लिए आपको बता देते, तो हम इसको सजेस्ट करते थे प्लस से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसमें प्लस हो रहा हो, क्यों, ऐसे तो वन प्लस वन हो जाता है टू, लेकिन हम वन लिखते थे। तो इसका एक आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि एक भी वन तो वन। ठीक है, अगर आपने पीछे वाली मेरी वीडियोस देखी हो और आपको इसकी प्रैक्टिस हो गई हो तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। एक भी वन तो वन, तो एक भी वन आ रहा है वन, ठीक है, यहाँ पे भी दो वन आ गए तो वन, यहाँ पे दो जीरो हो गए, यहाँ पे एक भी वन नहीं है ना, तो इट मीन्स जीरो। और इसको आप ट्रू और फॉल्स बना दो। ट्रू और फॉल्स में क्या होता है, ट्रू और फॉल्स में होता है एक भी ट्रू तो ट्रू,
और एंड वाले स्टेटमेंट जो ऊपर पढ़ा था हमने, उसमें क्या था, एंड गेट में एक भी फॉल्स तो फॉल्स, और गेट में आएगा एक भी ट्रू तो ट्रू। तो अगर ट्रू और फॉल्स आएगा तो इसका आंसर बनेगा ट्रू। ठीक है, और अगर ट्रू और ट्रू आएगा तो इसका भी आंसर बनेगा ट्रू, और अगर फॉल्स प्लस फॉल्स आएगा तो इसका आंसर बनेगा फॉल्स। ठीक है। तो चलो करते हैं अब फॉल्स। पहले तो इसका बेसिक टेबल बनाते हैं, जो बेसिक टेबल हमारे उसमें बनाते हैं, दो फॉल्स दो ट्रू, फिर फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। पहले तो ये बेसिक टेबल आपको हर उसमें बना देना, उसके बाद फिर आपको इसका आउटकम सोचनी है कि आउटकम क्या आएगी इसकी। तो दोनों फॉल्स तो इट मीन्स फॉल्स ही बनेगा, और एक ट्रू, देखो यहाँ पे ट्रू आ रहा है तो ट्रू, इसमें भी ट्रू आ रहा है, इसमें भी ट्रू आएगा, दोनों ट्रू हैं, ये भी ट्रू आ रहा है तो ट्रू होगा फाइनल आंसर हमारा। तो ये ट्रू टेबल बन गया इसका भी। अब आते हैं नए स्टेटमेंट की जानिब। अब नॉट स्टेटमेंट तो बनाने की ज़रूरत नहीं है कोई सी भी नॉट वाली, तो मैंने नॉट वाली आपको समझा चुका हूँ, ये NOT नॉट वाला ये आपको समझा चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास था रोसेस आर रेड। ठीक है, रोसेस आर रेड ये लिखा हुआ था, रोसेस आर रेड, इसको मैंने बोल दिया ये पी है। तो अगर नॉट लगेगी तो ये इसके पीछे निगेशन लग जाएगा, तो ये बन जाएगा रोसेस आर नॉट रेड, ये बन गई। और इसका अगर आप ट्रुथ टेबल बनाना चाहो तो ट्रुथ टेबल क्या बनेगा, सिर्फ पी का बनेगा टू और फॉल्स। तो अगर यहाँ पे ट्रू है तो नेगेशन लग गया ना पीछे, तो ट्रू का आंसर आएगा फॉल्स, और फॉल्स का आंसर आएगा ट्रू। तो ये बनता है बस, तो नॉट बनाने की ज़रूरत नहीं है, नॉट आप ऐसे ही समझ लो। ठीक है, ये नॉट में बस उसका उलट हो जाता है, अगर रोसेस रेड हैं तो रोसेस रेड नहीं होंगे। अब है इफ देन स्टेटमेंट। इसका सिंबल था कुछ इस तरह से। यहाँ पे भी मुझे प्रोपोर्शनल वेरिएबल पी के लिए कोई एक स्टेटमेंट यूज़ करना होगी, जिसको मैं बना देता हूँ यू वर्क हार्ड। कोई सा भी सेंटेंस ले सकते हैं, तो मैं यू वर्क हार्ड ले रहा हूँ, और यू से मैं ले रहा हूँ यू विल पास। इसको लिखने का हम वैसे ही देख चुके हैं, इफ़ और देन किस तरह से लगाते हैं, मैंने आपको ऊपर दिखाया था। एक एग्जांपल में दोबारा से दिखा देता हूँ अगर आप चाहो तो। ये रहा इफ़ देन वाला, देखो ये रहा इफ़ देन वाला। तो नॉर्मल हमने लिया था रोसेस आर रेड और स्काई इज ब्लू, तो किस तरह से यूज़ किया था, इफ़ रोसेस आर रेड देन स्काई इज ब्लू, इस तरह से लिया था हमने। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को बनाओ ज़रा, क्या होगा, इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू विल पास। ठीक है, तो कंबाइन स्टेटमेंट बनाते हैं इसकी। पी implies क्यू, इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल पास। इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो पहले तो जो बेसिक हमारे पास वैल्यूज बनती हैं वही बनाएंगे, मतलब फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फिर फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, और पी इम्प्लाइज क्यू, इस तरह से। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा, तो टेबल का इसका आउटकम क्या आएगी, ये तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा नहीं है। तो इसको आप कुछ इस तरह से पढ़ो कि इफ एल्स स्टेटमेंट में ना, सॉरी इफ देन स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही केस में वैल्यू फॉल्स होती है, बाकी सब में ट्रू होती है। और वो स्टेटमेंट कौन सी होती है, पहली वाली स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए और दूसरी वाली स्टेटमेंट फॉल्स होनी चाहिए, तो जो उसका आउटकम आता है वो बनता है फॉल्स, और अदरवाइज सब की सब ट्रू होती हैं। ठीक है, याद रखना, पहली ट्रू होनी चाहिए और लास्ट वाली फॉल्स होनी चाहिए। तो इसका मतलब सिर्फ इसी में ही आपके पास फॉल्स होगी, बाकी सब में ट्रू होगी। तो उसको सही तरह से बना लेते हैं, ट्रू
ट्रू, फॉल्स, लास्ट में फॉल्स आ रहा है, पहली ट्रू है दूसरी फॉल्स, तो हो गया ये फॉल्स और लास्ट वाली ट्रू। ठीक है, इसको इस तरह से कुछ याद करना है आप, कि अगर लास्ट में आपके पास यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, ठीक है, और पहली ट्रू है और लास्ट वाली फॉल्स है, तो लास्ट उसके बाद वाली फॉल्स होगी, अदरवाइज सारी की सारी ट्रू होंगी। अब आते हैं इफ़ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट पर। मतलब उसका नाम है बाई कंडीशनल। तो बाई कंडीशनल इफ एंड ओनली इफ इस तरह से भी लिखते हैं, और जो उसका सिंबल था वो ये था। ठीक है, इसके लिए भी मुझे एक स्टेटमेंट लेना पड़ेगी, वो स्टेटमेंट थी पी। मैं ले रहा हूँ द स्विच इज ऑन, और क्यू मैं ले रहा हूँ द लाइट इज ऑन। इसकी कंबाइन स्टेटमेंट बनेगी। ठीक है, सिंबल तो मैंने बना दिया इसका। अब देखो, पी फोर क्या था, द स्विच इज ऑन। तो ठीक है, द पी पहले लिखेंगे, द स्विच इज ऑन, इफ एंड ओनली इफ, वही आ गया इफ एंड ओनली इफ द लाइट इज ऑन। द लाइट इज ऑन। ठीक है, इस तरह से होगा। इसका ट्रुथ टेबल ही बना लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल तो बहुत इजी होता है, पी क्यू और सब, उसमें आप स्टार्टिंग में वही ट्रुथ टेबल बनाओ जो आप बनाते हो, बेसिक ट्रुथ टेबल जो बनाते हो। ठीक है, फॉल्स फॉल्स, उसके बाद ट्रू, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। अब ये भी इससे पहले आपने नहीं पढ़ा तो आपको इसका केस ही नहीं पता इसका केस क्या होता है। तो इसका केस बहुत इजी है, दोनों सेम तो ट्रू और दोनों अलग तो फॉल्स। तो ठीक है, उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो याद करने के लिए, अपनी आसानी के लिए। दूसरे से लिख देता हूँ। तो इसकी पहचान ये है ट्रुथ टेबल की, बोथ सेम, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा ट्रू। और बोथ डिफरेंट, मतलब बोथ वैल्यूज डिफरेंट, तो उसका फाइनल आउटकम होगा फॉल्स। ठीक है, ये बात याद रखो मेरी, अभी मैंने जो पढ़ लिखी है। अब आते हैं हम दोबारा से अपने रूट ट्रुथ टेबल के ऊपर। तो देखना, अब चेक करना गौर से। तो बोथ सेम, तो ये दोनों सेम है, फॉल्स फॉल्स बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब इसका फाइनल आंसर होगा ट्रू। तो ये कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं, आप इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे दोनों सेम है नहीं, यहाँ पे ये वाला केस बन रहा है बोथ डिफरेंट, तो बोथ डिफरेंट वाले का आंसर होता है फॉल्स। ये भी बोथ डिफरेंट है, ट्रू और फॉल्स, तो इसका भी आंसर फॉल्स होगा। और ये दोनों सेम है, ट्रू ट्रू, तो द बोथ सेम, तो इसका आंसर था ट्रू। ठीक है भाई, सबको समझ में आ गई होगी ये वाली भी बात। और इसको आप बोल सकते हो इट इज नेगेशन ऑफ जोर गेट। नेगेशन मतलब कि जोर गेट का जो आंसर होता है ना, तो जोर गेट के आंसर का नेगेशन। अब जोर गेट आपने पढ़ा था, जोर गेट मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। तो जोर गेट की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि अगर बोथ सेम हो तो आंसर होता है जोर गेट में फॉल्स, और बोथ डिफरेंट हो तो आंसर होता है ट्रू। मैं जोर गेट की बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जोर गेट का उल्टा है, अगर फॉल्स है तो बन रहा है ट्रू, और ट्रू है तो बन रहा है फॉल्स। मतलब अगर फॉल्स हो और ट्रू, फॉल्स से ट्रू बन रहा हो, इस तरह से
अगर फॉल्स हुआ, फॉल्स से आंसर ट्रू बन रहा हो, तो उसका मतलब ये होता है ना, इसके पीछे निगेशन लगी हुई है। जब निगेशन लगाओगे तो आंसर बदल जाता है। तो हम इसको अपनी वर्डिंग में बोलते हैं, कुछ इस तरह से भी बोलते हैं कि इट इज अ निगेशन ऑफ जोर गेट, ये भी बोलते हैं। या जोर गेट को भी हम बोल सकते हैं कि इट इज निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल, बोल सकते हैं। खैर, आप इतनी मुश्किलात में नहीं पढ़ो, जैसे पढ़ा रहा हूँ बस आप पढ़ते जाओ, आप लोगों को आता जाएगा। अब हम पढ़ेंगे जोर गेट। जोर गेट को दरअसल हम कुछ इस तरह से भी बोलते हैं कि और गेट जो होता है ना, ओ आर और गेट वाला, और गेट के साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हो तो वो बन जाता है जोर गेट। ठीक है, डायग्राम भी बनाई थी हमने, तो डायग्राम में भी आपने देखा देखा था किस तरह से डायग्राम बनती है। अगर इस तरह की डायग्राम थी तो उसके पीछे ही लगा हुआ था, याद होगा अगर शायद आपको। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं जोर गेट, जिसका सिंबल था कुछ इस तरह से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपको जोर गेट की ना कॉमन फ्रेजेस पता होने चाहिए। कॉमन फ्रेजेस मतलब आपके पास इंग्लिश में वर्डिंग लिखी हुई आती है, आपको पहचानना होता है कि गेट कौन सा लग रहा है। मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया, देखो अगर इस तरह से कुछ लिखा हुआ आ जाए, इफ़ एंड ओनली इफ, तो आप पहचान जाओगे फॉरन के ये बाई कंडीशन लग रहा है। मिडिल में कहीं पे ए एन डी एंड लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाओगे एंड गेट लग रहा है। या इफ और देन इस तरह से कुछ लिखा हुआ आ जाए तो आप फौरन समझ जाओगे यहाँ पे कौन सा गेट लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है इफ देन गेट लग रहा है। तो आपको स्टेटमेंट इंग्लिश में आपके पास लिखी हुई आती है और आपको खुद पहचानना पड़ता है कि भाई कौन सी स्टेटमेंट लग रही है। जैसे यहाँ पे आई विल स्टडी, और मिडिल में और आ रहा है तो आप समझ गए भाई और गेट लग रहा है। इस तरह से एंड गेट में इट इज रेनिंग एंड आई एम एट होम, तो आप समझ गए एंड गेट लग रहा है। इस तरह से आपको कुछ, आपके पास कुछ जोर गेट की भी तो पहचान होनी चाहिए कि जोर गेट कैसे पहचानते। तो जोर गेट के जो कॉमन फ्रेसेस है ना, वो हैंगे, ये मैं अभी आपको लिखवा रहा हूँ, कुछ इस तरह से आ सकता है। इधर इंग्लिश में मतलब इस तरह से आ सकता है, ये बता रहा हूँ। इधर पी, पी कोई सी भी स्टेटमेंट हो सकती है, मतलब इट इज रेनिंग फॉर एग्जाम्पल, या रोसेस आर रेड, कुछ भी ले सही सकते हो। और क्यू, क्यू कोई सी भी स्टेटमेंट ले सकते हो, स्काई इज ब्लू। ठीक है, बट नॉट बोथ। इधर पी और क्यू बट नॉट बोथ, मतलब कुछ इस तरह की स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी। इस पी की जगह पे तो कोई लंबा सा आपके पास सेंटेंस लिखा होगा, जैसे स्काई इज ब्लू, और यहाँ पे लिखा होगा कि रोसेस आर रेड, तो बट नॉट बोथ। ठीक है, इधर चलो इसको पढ़ते हैं वाले। इधर स्काई इज ब्लू और रोसेस आर रेड बट नॉट बोथ। इस तरह की अगर कोई वर्डिंग आ गई तो आप समझ जाना फौरन से किस और गेट लग रहा है। फिर एक और होता है कॉमन फ्रेज, जो कि इस तरह से लिखा होता है, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर इस तरह की कुछ वर्डिंग आ गई लिखी हुई शुरू में या एंड में, तो आप समझ जाना फौरन से ही कि ये जोर गेट लग रहा है यहाँ पे। ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो आपको खुद पहचानना होगा कि भाई कौन सा गेट लग रहा है इंग्लिश से। ठीक है, जो स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी उस इंग्लिश स्टेटमेंट से आपको खुद पहचानना होगा। तो पी और क्यू, पी और क्यू की जगह पे रोसेस आर रेड और स्काई इज ब्लू, और आखिर में लिखा हुआ आ जाए बट नॉट बोथ। बट नॉट बोथ, यही बन गया एक तरह से। ठीक है, बट नॉट बोथ। तो इस तरह की क्वेश्चंस में भी जॉर्गेट लग रहा होता है। ठीक है, चलो बनाते हैं। हम पहले, मुझे तो पी सपोज करना पड़ेगा, तो पी मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, कोई नया सेंटेंस ले रहा हूँ। अली विल गो टू स्कूल। अली विल गो टू स्कूल। क्यू, अली विल स्टे एट होम। अली विल स्टे एट होम। एक और स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे ले ली। ठीक है, अब देखो इसकी कंबाइन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो इसकी कंबाइन स्टेटमेंट बनेगी अली, अच्छा पहले जोर भी तो लगाएंगे ना मिडिल में, तो पी जोर क्यू। अली विल गो टू स्कूल, अली विल गो टू स्कूल और स्टे एट होम।
और स्टे एट होम, ये वाली बना रहा हूँ। ठीक है, बट नॉट बोथ। तो यहाँ पे मैंने पूरी स्टेटमेंट बना दी। अब इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। तो ट्रूथ टेबल तो बेसिकली बिल्कुल वैसे ही बनता है, पी क्यू। बिल्कुल वही बेसिक ट्रूथ टेबल बनाएंगे, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फिर ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू। तो जॉर गेट की आपको चलो एक पहचान लिखवा देते हैं। जॉर गेट की पहचान क्या है आंसर की? तो जॉर गेट के आंसर की पहचान है बोथ सेम, तो फॉल्स होगा आंसर। बोथ सेम तो आंसर फॉल्स। ठीक है। और बोथ डिफरेंट तो आंसर होगा ट्रू। आप देख सकते हो इसके ऊपर वाला जो हमने किया था बाई कंडीशनल, वहां पे क्या था? बोथ सेम था तो ट्रू था, और बोथ डिफरेंट था तो फॉल्स था। यहाँ पे उसका उल्टा है, बोथ सेम है तो बनेगा फॉल्स, और बोथ डिफरेंट होगा तो बनेगा ट्रू। तो पी और क्यू बोथ सेम तो फॉल्स, बोथ सेम है तो इसका मतलब फॉल्स बनेगा। फॉल्स, ये बोथ डिफरेंट है तो बनेगा ट्रू। तो यहाँ पे भी आया ट्रू, और यहाँ पे आया फॉल्स। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा और स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो गया। अब एक और स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ ताकि आप लोगों का जो इसका टॉपिक है जॉर गेट का, तो वो और पक्का हो जाए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक है, सिर्फ सिर्फ स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ और कुछ नहीं। तो मैंने स्टेटमेंट आप लोगों को दिया, P इज इक्वल्स टू द स्विच इज ऑन, और Q स्टेटमेंट दिया मैंने द लाइट इज ऑन, और कहा अब इसका जोर बनाओ, जोर गेट वाला स्टेटमेंट। ठीक है। तो जो मैंने ऊपर आप लोगों को तीन लिखवाए थे उन तीन में से ही बनेगा। वो तो मैंने आप लोगों को खैर समझाने के लिए बताए थे कि एक दो तीन इस तरह के कुछ लिखे हुए आते हैं, तो इन तीनों में से देखो और कोई सा भी बना दो। तो मैं बनाऊंगा यहाँ पे फर्स्ट वाला। पहले तो P और Q इज इक्वल्स टू इधर द स्विच इज ऑन। उसके बाद क्या था? देखो, इधर के बाद P था, P के बाद और फिर Q। इधर द स्विच इज ऑन और द लाइट इज ऑन, बट नॉट बोथ। तो कुछ इस तरह की स्टेटमेंट आपके पास पेपर में लिखी हुई आएगी, और आपको पहचानना पड़ेगा कि ये इस पे कौन सा गेट लग रहा है। ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको एक और एग्जाम्पल भी करवा दी।